एक नहीं कई ट्वीट आज किए गए और उन ट्वीटों के दौरान जो कुछ सुबह से काम किया गया, जो जो बात उन्होंने बताई, उनको ट्विटर पर रखा गया और रिकॉर्ड सेट किया गया कि मुज़ाकरात अगरचे लगातार ये कहा गया था कि पाकिस्तान से की जाए और फारूक अब्दुल्ला लगातार ये बात कह रहे थे, ताहम आज दाखिला वजीर ने कहा कि पाकिस्तान की नहीं, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ बात होगी। इस ट्वीट को सबसे ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया जा रहा है और उसके साथ साथ आज वो तस्वीर भी इसके साथ साथ चल रही है जब दाखिला वजीर ने ब्लड प्रूफ हटाकर सीधे बात करने की कोशिश की और कहा कि जम्मू कश्मीर के जवानों के साथ बात कर रहा हूं, नौजवानों के साथ बात कर रहा हूं, तो यहां पर ब्लड प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो थी जनाब 5 खबरें जिन्हें मुल्क भर के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया गया है। ये गुलिस्तान न्यूज के टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस में इन्हें जगह मिल चुकी है। बढ़ते हैं आगे, बात जरा शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौरे से कर रहे हैं, जहां पर दौरे का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन के दौरान 8 से ज्यादा डेलीगेशंस ने वजीर दाखिला के साथ आज मुलाकात की है। बीडीसीज, डीडीसीज, नॉन माइग्रेंट कश्मीरी हिंदू डेलीगेशन, सरदारों का डेलीगेशन, गुजर डेलीगेशन यासीन पोसवाल साहब की सदारत में, पहाड़ी डेलीगेशन रफीक शाह और साबिक डिप्टी चेयरमैन काउंसिल, उसके साथ साथ राजा एजाज अली, सफीना बेग, ये सारे इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। माइनॉरिटी सेल वो मिलने आई और कई लोगों ने आज जाती तौर पर वजीर दाखिला के साथ मुलाकात की है। इधर शाम होते होते भी खबर यह है कि दाखिला वजीर SKICC तक ही गए और अब सबकी नजरें पुलवामा पर मरकूज है, क्योंकि पुलवामा के अंदर जो IED ब्लास्ट हुआ था और वहां पर जवान मारे गए थे, उन जवानों की वहां पर याद ताज़ा करने के लिए और उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए रात वजीर दाखिला वहां पर सर्व करने जा रहे हैं, रुक रहे हैं और पुलवामा के अंदर रुकने का मतलब बहुत बड़ी बात आपस में ही है। तो ये जनाब अभी तक की बड़ी खबर आ रही है, इस पर जरा और गुफ्तगू करेंगे। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से सईद तजमुल मेरे साथ है और फिदा हुसैन पुलवामा से मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तस्वीरें आज दिन की है SKICC में, किस तरीके से पंच, सरपंच, BDC, DDC आ रहे थे और ये दाखिला वजीर की वो तस्वीर है जब वो सुबह सुबह फेरन पहनकर पहुंचे माता खीर भवानी के दर्शन के लिए। सबसे पहले आपके पास फिदा हुसैन आ रहा हूं। दाखिला वजीर साहब का रात का प्रोग्राम जिला पुलवामा के अंदर है और CRPF इस बार मेजबानी करेगी, क्या कुछ तैयारियां और किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए इशफाक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनूबी कश्मीर, जो कि जनूबी कश्मीर पूरी दुनिया में काफी ज्यादा सुर्खियों में है। इस बीच जो वजीर दाखिला अमित शाह है वो आज पूरी रात जो है जवानों के साथ जो है वहां पर रात बिताएंगे और शाम का खाना जो है CRPF जवानों के साथ वहां पर खाएंगे। लतपुरा तो हर किसी को याद है, लतपुरा में जो IED धमाका हुआ था जिसमें कई जवान जो है वो शहीद हुए थे, उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि वजीर दाखिला जो है 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और आज दौरे का आखिरी दिन था, लेकिन आखिरी दिन उन्होंने कहा कि क्यों ना हम जवानों के साथ रात बिताएंगे और जवानों के अंदर काफी ज्यादा हौसला अफजाई होगी इस चीज को लेकर जब खुद गृह मंत्री जो है, जब खुद वजीर दाखिला उनके साथ शाम का खाना खाएंगे। अच्छा जी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये साउथ कश्मीर हमेशा, जैसे आपने खुद भी कहा, सुर्खियों में रहता है, लेकिन अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखें तो क्या कुछ वहां पर आपको नजर आ रहा है? श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का सफर भी इसी पर है, आसपास रेजिडेंशियल एरियाज भी है, तो सिक्योरिटी के हिसाब से कैसा रखा गया है? क्योंकि श्रीनगर के अंदर हमने देखा कि जहां पर डेलीगेशंस मिलने आ रही थी या चश्माशाही का जो रास्ता था उसे मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था और अभी भी वो सील है। तो आज जब साउथ कश्मीर वो आ रहे हैं तो सूरत हाल किस तरीके की है? देखिए इशफाक, अभी तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर किसी तरह के यातायात को बंद नहीं किया गया है। जो सफर करने वाले लोग हैं वो इस सड़क पर इस वक्त भी सफर कर रहे हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटी व्यू पॉइंट की बात करेंगे, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और जनूबी कश्मीर चूंकि जो जिला पुलवामा से ये लतपुरा पड़ता है और अवंतीपुरा भी इसके नजदीक है और इसके आसपास इलाकों में सख्त तरीन इंतजाम जो है सिक्योरिटी के हम देख रहे हैं। लेकिन इस बीच कितने बजे, ये वक्त का भी पता नहीं चल रहा है कि कितने बजे वो लतपुरा पहुंचेंगे, लेकिन जहां तक हमारी बात हो रही है, जो अपनी जराया है उनका यही कहना है कि
शाम के वक्त किसी भी वक्त जो है जो वजीर दाखिला है वो यहाँ पहुंच सकते हैं जवानों के साथ। जब वो खाना खाएंगे उसके बाद तो सीधे तौर पे, क्योंकि जवान चाहेंगे कि हम होम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचाएं और बाकी चीजें जो भी होगी, सुबह कितने बजे वो निकलेंगे वो अभी टाइम टेबल में नहीं दिया गया है। लेकिन इस बीच जो है कब वो श्रीनगर से लटपुरा के लिए रवाना ठीक है जी, आप स्टैंड बाई पे मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ सईद तजम्मुल भी श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जब वजीर दाखिला साहब की बात करें, जम्मू के जलसा हो, श्रीनगर में पहला दिन हो या आज का दिन हो, कहा कि जनाब 3 खानदानों ने इस पूरे मामले को लूटा है और इस लूट को अब रोकना होगा और नई क़यादत को सामने आना होगा। नौजवानों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तालमेल बैठे दाखिला वजीर की पिछले 3 दिन से लगातार ये कोशिश है। लेकिन शाम होते होते खबर ये है कि BDCs DDCs जो सुबह हमें खबर आ रही थी कि एहतजाज पर थे, लेकिन शाम होते होते उन्होंने वज़ीर दाखिला के साथ अपनी बात रखी है। और उसके साथ साथ नॉन कश्मीरी हिंदू डेलीगेशन जो है विजय दर की क़यादत में उनकी मुलाकात हुई है। सिख डेलीगेशन का वक्त वहाँ मरकज़ी वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुआ है। गुजर डेलीगेशन यासीन पोसवाल उन्होंने सरबराही की थी डेलीगेशन की। पहाड़ी डेलीगेशन लाहिदा तौर पर मिला है। माइनॉरिटी सेल के लोग जो है वो मिले और अभी कुछ लोग जो है वो मिले हैं। ये जो मुलाकातों का सिलसिला चला और इसमें जो नजर आ रहा था कि पॉलिटिकल लोग भी होंगे, अगर जो डेलीगेशंस का हिस्सा जरूर पॉलिटिकल लोग थे, लेकिन ऑफिशियली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई एंगेजमेंट नहीं की गई। इसका मतलब क्या निकाला जा रहा है कश्मीर के अंदर और किस तरीके से इन डेलीगेशनों के जाने को और वजीर दाखिला के इस पूरे प्रोग्राम को देखा जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गवर साहब। जम्मू कश्मीर में वफाकी वज़ीर दाखिला अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियों के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा सकता था, खुसूसन वो पार्टियां जिन्होंने 35 से 370 की मनसूखी के बाद मरकज के साथ अपनी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, जिसमें अपनी पार्टी सरफहरिस्त है और बाद में इसको बैकअप करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी उसी आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ने का मन बनाया हुआ है। लेकिन जिस वक्त वज़ीर दाखिला के इस दौरे के दौरान इनफरादी तौर पर मैंने भी राब्ता कायम करने की कोशिश की अपनी पार्टी के सरपरस्त या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त के साथ, लेकिन उन्हें कोई जवाब इस बारे में नहीं दिया क्या उनकी तरफ से उनका डेलीगेशन जो है वज़ीर दाखिला से मुलाकात हो सकता है और किन मुद्दों के साथ क्या मेमोरेंडम होगा, जम्मू कश्मीर व्हाट नेक्स्ट में आप क्या कुछ चाहते हैं। लेकिन किसी ने इसमें उतनी ज्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया। बहरहाल जम्मू कश्मीर में पहले ही अमित शाह ने जिस वक्त आज अपने दिन के दौरे के दौरान तकरीर में साफ तौर पर कहा कि वो जम्मू कश्मीर में बल्कि किसी भी आम आदमी से मिलने के लिए तैयार है, यहाँ के युवा की बात सुनने के लिए तैयार। यानी उन्होंने बिल्कुल इससे सिरे से निकाला कि कोई भी तंजीम, कोई भी चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या अल्ताफ बुखारी, सज्जाद गनी या कोई भी लीडर हो, वो फिलहाल उनके साथ सुनने के मूड में नजर नहीं आएंगे, बल्कि ग्रास रूट लेवल पर आम लोगों के पास, महिलाओं के पास, बच्चों के पास, बुजुर्गों के पास जाके जम्मू कश्मीर के असल हकायक से वाकिफ होना चाहते हैं। गालिबन वफाकी वजीर के इस दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में रिवायती तौर पर जब पॉपुलर गवर्नमेंट हुआ करती थी तो वजीर या चीफ मिनिस्टर जो है वो बाकायदा तौर पर ग्रुपों को तश्कील देते थे, नोडल अफसर लगते थे, उसके बाद साबिक कानून साज काउंसिल के मेंबरान या मौजूदा कानून साजिया के मेंबरान, मुलाकातों का सिलसिला होता था, तजुर्बा होता था, मुशाहिदा होता था और जम्मू कश्मीर की दूर अंदेशी के बारे में भी कई मसाइल किए गए हैं। पॉलिटिकल मुझे लगता है कि जो लीडरान, चूंकि वज़ीर-ए-आज़म की उस मीटिंग के बाद अमित शाह के इस दौरे के दौरान कभी हाँ कभी ना के मतरादिफ कहीं ना कहीं सियासी लीडरान को बुलावा तक नहीं आया। अगर बुलावा आया होता तो वो नतीजन कुछ बात जरूर सामने लाते। लेकिन अमित शाह ने आपकी बात अपनी कल जम्मू के अंदर और आज वज़ीर दाखिला ने दोबारा कहा कि इन्वेस्टमेंट का जो सरमायाकारी का जो मामला है जी वो शुरू हो गया है और 2022 के आखिर तक बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होगी। एक तो ये उनकी बात थी। और जब मैं एलजी साहब के बयान को देख रहा हूं, उन्होंने उस कमिटमेंट को दोबारा दोहराया कि देखिए विंटर गेम्स और बिजली सप्लाई, ये दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमने लास्ट टाइम भी प्रायोरिटी पे रखा था और आज भी ये प्रायोरिटी हमारी होगी। हम अमन कायम करना चाहते हैं, अमन को खरीदना नहीं चाहते हैं। ये मैसेज था बड़ा लाउड एंड क्लियर आज एलजी साहब की तरफ से। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसी बात को दोहराया जो उन्होंने बीते साल में जो विंटर गेम्स के इनेकाद के मौके पर उन्होंने कहा था कि अगले साल जो है बिजली फराहम की जाएगी बेहतर तरीके से। इस साल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने
ऐन मुताबिक जो हिदायत वज़ीर दाखिला की तरफ से मिले होंगे उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बर्फ भी चलती रहेगी और बिजली भी चलती रहेगी। और अहम ऐलान उन्होंने किया, शहरी इलाकों में म्युनिसिपल हुदूद में जो इलाके आते हैं वहां एक ट्रांसफार्मर खराब होने के 12 घंटे के अंदर अंदर ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा, और जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रूरल एरियाज हैं, वहां 24 घंटे में बिजली का ट्रांसफार्मर दोबारा नस्ब किया जाएगा। यानी ये तो तामीर और तरक्की का हिस्सा है और आवाम को राहत पहुंचाने का हिस्सा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आमतौर पर कहते हैं कि पॉपुलर गवर्नमेंट के मतबादिल में जब आप गवर्नर रूल आते हैं, प्रेसिडेंट रूल आते हैं, तो अमूमन सियासतदान कहते हैं कि अवामी मसाइल नजरअंदाज हुए। बहरहाल ये वो जवाब था जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज वज़ीर दाखिला की मौजूदगी में ये बड़ा ऐलान किया। अब ये बात अमली तौर पर कितना हम देख पाएंगे उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल जरा आपको बताते हैं कि अमित शाह साहब जब दिन में SKICC में बात कर रहे थे इलेक्टेड लोगों से, अब इलेक्टेड लोग कौन थे, पंच, सरपंच, BDCs, DDCs और म्यूनसिपल कमेटियों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये सारे लोगों को बुलाया गया था। एक अच्छी खासी गैदरिंग वहां पर थी। क्या कुछ कहा गया, इसको जरा सुन लीजिएगा गौर से। कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ ये कदम उठाया गया है। और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। मित्रों, मोदी जी के दिल में कश्मीर ही बसता है। जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सारी योजनाएं ठीक से पहुंच रही या नहीं, कि भारत के अंदर इतना ही अधिकार आपका है जितना अधिकार भारत के किसी भी नागरिक का भारत पर है। विकास पर, भारत सरकार के खजाने पर आपका इतना ही अधिकार है जितना भारत के हर नागरिक का है। और ये भरोसे के साथ कश्मीर के लोगों ने विकास की ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। मित्रों, 3 परिवारों ने 70 साल शासन किया। सारे मेंबरान बैठे हैं पंचायत के, सरपंच साहिब बैठे हैं यहां पर, तालुका पंचायत के मेंबर्स बैठे हैं, जिला पंचायत के बैठे हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष बैठे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हमें सवाल पूछते हैं उनको, 70 साल तक कश्मीर के युवाओं को पंच सरपंच बनने का, कश्मीर की माता और बहनों को तालुका पंचायत और जिला पंचायत में चुनाव लड़ने का अधिकार आपने क्यों नहीं दिया था? 70 साल तक 87 विधायक, 6 सांसद लेकर आप बैठे, वो भी आपके इर्द गिर्द के लोगों को बनाया कि आज सरपंच बना है, कल तहसील पंचायत में जाएगा, तहसील पंचायत में गया है वो जिला पंचायत में जाएगा, जिला पंचायत में गया है वो उनकी सिफारिश के बगैर विधायक बनेगा, और जो विधायक बना है वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है। अगर भला आप में से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उनके परिवार का क्या होगा, मुझे बताइए। तो ये क्यों नहीं हुआ 70 साल तक? किसने रोका था? मैं आशा करता हूं कि कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भी ऐसा ही आए, जो लंदन न जाए, कश्मीर के अंदर, अनंतनाग के अंदर जाकर कश्मीर की जनता की आवाज सुने। मित्रों, 55,000 गरीब लोगों को घर देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। 55,000 गरीबों, इसमें से करीब करीब जम्मू और कश्मीर दोनों इलाके मिलाकर 20,000 से ज्यादा लोगों को घर मिल चुका है। आज तक कश्मीर के 55,000 परिवारों को रैन बसेरा नहीं था। मैं आपको वादा कर जाता हूं, 2022 के दिसंबर के पहले कश्मीर में घर बगैर का कोई नहीं होगा, हर एक के पास अपना घर होगा। रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे वज़ीर दाखिला अमित शाह कि किस तरीके से काम किया जा रहा है और किस तरीके से काम हो रहा है और मुस्तकबिल में क्या कुछ होगा। इस पर ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशंस की भी बीच में बातें हो रही है और कल से पॉलिटिकल रिजर्वेशन और 10 तरह की बातें जो सामने आ रही है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि कल भी जम्मू के अंदर वज़ीर दाखिला के साथ कई लोगों की मुलाकात हुई है। मेरे साथ विबोध गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है, मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और मेरे साथ ताज़ीम डार साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के युवा चेहरे हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए, और दोनों एक ही जिले से भी है। सबसे पहले गुप्ता साहब आप ही के पास आ रहा हूं सर। फर्स्ट रिएक्शन आपका, ये जो 3 दिवसीय दौरा था, आपने श्रीनगर से शुरुआत की, जम्मू आए, दोबारा आज श्रीनगर के अंदर है,
और लगातार कुछ बातें ऐसी है जो कंटिन्यूसली दाखिला वजीर साहब, होम मिनिस्टर साहब बता रहे हैं। एज ए पॉलिटिकल लीडर के कैसे आप इसको देखते हैं, और बीजेपी कितना पॉजिटिव है, कितनी पॉजिटिव वाइब लोगों में नजर आ रही है बीजेपी को इस पूरी रैली के बाद, इन 3 दिनों के बाद? गाज साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस ढंग से अभी सारा वो उनका बता रहे थे ऑनरेबल मेंबर हम होम मिनिस्टर अमित शाह जी का 3 दिन का जो दौरा उनका यहाँ पर रहा, वो पंचायत लेवल से लेकर अपने बड़े अधिकारियों से उनकी बात हुई, सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग्स हुई, जम्मू के अंदर भी उन्होंने पब्लिक को एड्रेस किया, श्रीनगर के अंदर भी पब्लिक को एड्रेस किया, और सारी एड्रेस के अंदर एक ही बात खुल के आई है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू के अंदर जिस ढंग से डेवलपमेंट हुई, जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर जिस ढंग से पत्थरबाजी खत्म हुई, अलगाववाद खत्म हुआ, और एक डेवलपमेंट के ऊपर जम्मू कश्मीर जो है वो चल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। यहाँ पर हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग आकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, और जिस ढंग से उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर आयुष्मान भारत के तहत पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो रहा है, गरीबों के घर बन रहे हैं, जिस ढंग से पंचीस सरपंचीस बीडीसी डीडीसी के चुनाव हुए और पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, कुछ परिवारों से निकालकर पावर जो है आम समाज के लोगों के बीच में चली गई, जिससे कि आम समाज के लोग जो हैं उनके अंदर अगर टैलेंट, पॉलिटिकल टैलेंट है, वो जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। और कल जम्मू के अंदर जिस ढंग से उन्होंने जम्मू के अंदर जो बोला कि 70 वर्षों में पहाड़ी समाज के लोग से कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सका, आने वाले दिनों के अंदर पहाड़ी समाज का भी कोई आदमी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, अपने आप में एक बड़ी बात थी। जो बात आप कह रहे हैं कि मैं इसे किस ढंग से देख रहा हूं, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही। आज मैं सुन रहा था कि इंटरनेट बंद करने की बात आई कि भाई 5 अगस्त 2019 के बाद इंटरनेट जो है वो बंद हुआ, उसको लेकर बड़ा आलोचना की गई, बड़ी चर्चा हुई। उसमें एक बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि क्या कश्मीर के लोग या वो लोग, कुछ लोग जो चाहते थे कि भाई यहाँ पर युवाओं को भड़का, उनसे सड़कों पे उतारा जाए, उनके हाथों में पत्थर दिए जाए, उनके हाथों में बंदूकें दिए जाए और गोली चले, और गोली चलने से वहां कश्मीर का युवा मरेगा, और हम नहीं चाहते थे कि कोई युवा जो है कुल मिलाकर आप इस पूरे दौरे को एक पॉजिटिव एंगल में देख रहे हैं, और आपका मानना कि जो रिपोर्ट कार्ड पेश की वो जनाब जमीनी सूरत हाल है, वही दरअसल ग्राउंड रिपोर्ट है जो मरकजी होम मिनिस्टर साहब श्रीनगर से लेकर जम्मू और जम्मू के बाद वापस श्रीनगर के अंदर कह चुके। ताजिम डार साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आपका पहला रिएक्शन इस पूरे मामले पर कि कैसे आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? कट गया जी, वापस ना विभोत जी आपके पास आ रहा हूं सर। बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन या रिजर्वेशंस की मांग हो रही है, और इसमें कल भी हमने देखा कि होम मिनिस्टर साहब ने पहाड़ियों का खुसूसी तौर पर जिक्र किया है, और क्या एक्सपेक्टेशंस अब उभर कर सामने आ रही है कि कब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं? क्योंकि ग्रुप ऑफ डेलीगेशन में आप भी शामिल थे जो होम मिनिस्टर से मिले हैं, और ये डिमांड दोबारा से दोहराई है कि जनाब इसको बढ़ाया जाए और जल्दी से इसका अनाउंसमेंट किया जाए। पहाड़ी समाज के लोग माननीय अमित शाह जी को सैल्यूट करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। आज पहाड़ी समाज के लोग राजौरी, पुंछ, उड़ी, केरन, करनाल के अंदर खुशी मना रहे हैं कि माननीय अमित शाह जी ने स्टेज से 10 से 12 बार पहाड़ी समाज के लोगों का नाम लिया, और यह कहा कि अगली बार पहाड़ी चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है। एक बड़ी बात है, पहाड़ियों के लिए एक मान सम्मान की बात उन्होंने की है। जो डेलीगेशन हमारा मिलने के लिए जब उनके पास गया, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि यह हमारी सरकार की कमिटमेंट है कि पहाड़ियों के साथ जो पिछले 70 वर्षों बेइंसाफी हुई, वो उनको इंसाफ दिया जाएगा, उनको उनका हक दिया जाएगा, उनको एसटी का दर्जा दिया जाएगा। ये बात उन्होंने डेलीगेशन को बोली।
और एक बात उन्होंने और बोली, हम वहां पर थे तो वहां पर उन्होंने किसी डेलीगेशन से बात करते हुए ये बात भी कही, उन्होंने कही कि राजौरी, पुंछ, उड़ी, केरन, करनाल के जो लोग हैं वो नेशनलिस्ट लोग हैं, उनके अंदर जो एक लड़ाई के भाव बना हुआ है, अब मैं उनको भी पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देके राजौरी, पुंछ से एक लड़ाई खत्म करना चाहता हूं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि पहाड़ियों के अगर एसटी का दर्जा जो है वो मिलता है तो वहां पर डेलीगेशन ने खुल के बोला है कि अगर हमें एसटी का दर्जा अगर केंद्र सरकार देती है, माननीय अमित शाह जी देते हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर पहाड़ी समाज के लोग खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। और इस सारे के अंदर एक बात मैं और कहना चाहूंगा वाटसन, कि 5 अगस्त 2019 के बाद अगर सबसे बड़ा लाभ किसी राजौरी, पुंछ के लोगों में से किसी को मिला है, वो गुर्जर समाज के लोगों को मिला है। उनको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट मिले हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो हटा है, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है। राइट सर, मैं आऊंगा आपके कहना था। ठीक है सर, मैं आऊंगा विपोल जी दोबारा। ताजिम साहब से हमारा संपर्क हो गया, बहुत शुक्रिया ताजिम जी ज्वाइन करने के लिए। होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर की विजिट पर, और इस वक्त थोड़ी देर में वो पहुंच रहे हैं जी पुलवामा भी। एज ए पार्टी के स्पोक्स पर्सन के, एज ए पार्टी रिप्रेजेंटेटिव के, इस पूरे प्रोसेस को आप कैसे देख रहे हैं? कितनी पॉजिटिव उम्मीदें ताजीम डार और उसकी जमात की है? देखिए, कल जहां तक तो कल हमारा पहाड़ी वेलफेयर फोरम के तहत हम लोग ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मिले थे। वो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन हमारा डेलीगेशन था, उसमें तमाम पार्टीज के लोग थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी थे, कांग्रेस के भी थे। वो पहाड़ियों के इश्यूज को लेकर हम लोग कल मिले हैं, और उन इश्यूज के ऊपर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि ये जो एक पुरानी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो आप पहाड़ियों की है, उसके लिए शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस जो है उसके लिए हमारी कमिटमेंट है, और हम वो आपको दे के रहेंगे। और बड़ी क्लियर कट उन्होंने कोई भी बात जो है उन्होंने ऐसी नहीं कही कि जो चबा के कही हो या दबे लफ्जों में कही हो, और बड़ी साफ अल्फाज में ये फरमाया कि हम पहाड़ियों को जो है वो उनका हक जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस है उनको वो हम देंगे, और उसके लिए हम कमिटेड हैं। और बड़ी बात यह है कि हम इस शेड्यूल ट्राइब स्टेटस को पहाड़ियों के पस मंजर में सिर्फ सियासी तौर पर नहीं देखते कि उससे कोई एमएलए बनेगा या मिनिस्टर बनेगा या चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये आने वाली जनरेशन का इसमें मामला है, उनकी जॉब्स का इशू है, उनकी एजुकेशन का इशू है, उनकी डेवलपमेंट्स का इशू है। तो ये आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा, फैसला होगा, अगर मरकजी हुकूमत पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देती। अच्छा, ये ताजिम साहब बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा जी, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन सब लोग जी चले थे, एक हमारा वेलफेयर फोरम है उसके तहत चले, बड़ी अच्छी बात है, आप एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसकी। लेकिन अभी विबोध जी बता रहे थे कि जनाब एक कमिटमेंट तो हमारी तरफ से भी, जो कमिटमेंट वज़ीर दाखिला साहब ने की, होम मिनिस्टर साहब ने की, कि हम जी आपकी जेन्युइन डिमांड को उठाएंगे, एसटी का दर्जा आपको दिलवाएंगे, रिजर्वेशन में आपको लाएंगे। तो हमारी तरफ से भी कमिटमेंट हो गई जनाब, अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो कटिंग अक्रॉस ऑल द लाइंस सब वोटें जो जनाब बीजेपी को ही जाएंगी। देखिए, मैं आपको इस पस मंजर में ये कहूं कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने जितनी संजीदगी के साथ और जितने अच्छे तरीके से हमें सुना है, और उन्होंने ये कहा है, और कल भी ये बात चली, उन्होंने कहा कि इलेक्शन आना जाना एक अलग पहलू है, वो तो एक चीज रहती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम कमिटेड हैं आपको ये देने के लिए। और उन्होंने ये कहा कि ये हम कोई इलेक्शन के पस मंजर में आपको नहीं, ये आपका राइट है, आपके हकूक हैं, हम आपको देंगे। अगर उन हकूक को किसी कम्युनिटी को मिलते हैं तो उसके पस मंजर में अगर वो कोई सियासी तौर पर कोई फायदा उनको मिलता है तो वो एक नेचुरल सा प्रोसेस है, उसमें एक कोई इशू वैसा नहीं है। लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट को अगर हम आज वोटों के साथ तोलेंगे तो एक छोटा उनका एक हम समझेंगे कि जो उनका एक बड़ा अच्छा जेस्चर है उसको हम बड़ा कम आंकना शुरू कर देंगे। लिहाजा ये है कि जिस तरह से उन्होंने कल पहाड़ी कम्युनिटी को प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया है, मैं समझता हूं कि उसको अगर आज की डेट में हम वोटों में तोड़ना शुरू करेंगे तो वो बड़ा उनके लिए ज्यादती होगी। बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब है ताजिम जी, यानी ये हाँ भी है और ना भी है। लेकिन एक चीज ये बताइएगा कि 3 दिन के दौरे को आप कैसे देखते हैं? ये तो अगर पार्टी लाइन, होम मिनिस्टर है जी, मैं पार्टी लाइन के, मैं इस वक्त क्योंकि पहाड़ियों के इश्यूज को लेकर बैठा हूं, पहाड़ियों के पस मंजर में ही बात कर रहा हूं, और इसके अलावा और तो इशू मेरे पास था नहीं। लेकिन यह है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, वो इस मुल्क के, वो यहाँ आए हैं, वहां देख रहे हैं जो यहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस हैं, उनको वो समझें प्रॉपर तरीके से, कश्मीर में भी, जम्मू में भी, हर जगह
और जो उन लोगों के इश्यूज हैं उनको प्रॉपर तरीके से, ताकि एलिनेशन जो लोगों में है वो दूर हो पाए, इसके लिए वो काम करें। तो हम जैसे जैसे लोगों की एस्पिरेशन एड्रेस होती रहेंगी, हम तमाम लोगों को उनको वेलकम करते रहेंगे। विभोत जी कह रहे हैं जी जनाब, जितनी एस्पिरेशंस हमारी मेट आउट होंगी, जितने मामला हल होंगे, हम वेलकम भी करते रहेंगे, लेकिन जनाब पार्टी मजबूरियां भी कुछ हैं, नाराजगियां भी दिखानी है। लेकिन एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है जो होम मिनिस्टर साहब लगातार फ्रॉम डे वन कहते आ रहे हैं जनाब, 3 लोगों ने जी, 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर के असासों को लूटा है और अब ये मामला आगे नहीं चलेगा जी, अब इसको कहीं रोकना पड़ेगा। मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि आने वाले दिनों में कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं होगा जी, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, ना ही पीडीपी के साथ। और ये तीसरी पार्टी कौन सी है, ये इसमें किन लोगों को गिने, तीसरी पार्टी कौन सी है इसमें? तीसरी पार्टी इसमें कांग्रेस के लोग भी उसमें ही आते हैं। कश्मीर की कांग्रेस की लीडरशिप की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर हम ये कहते हैं कि भाई ये बात तो ठीक है गौर साहब, आप भी देखिए, मैं अगर 3 पार्टियों की बात को अगर हम थोड़ा बढ़ा लें, 100 परिवार गिन लेंगे। कश्मीर के 100 परिवारों के अंदर ही एमएलए बने, मिनिस्टर बने। उन्हीं परिवारों ने करोड़ों रुपए बैंकों से लोन लेकर, अपनी फिक्टिशियस लोन लेकर अपने घर भरे, अपना सारा कुछ किया। तो एक शब्द क्लियर शब्दों में उन्होंने ये कहा है कि जो डिसेंट्रलाइज हमने किया पावर को, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने 70 साल यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होने दी, वो हमने की, वो भारतीय जनता पार्टी ने की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, कि यहां पर 5 सरपंच, यहां पर बीडीसी, यहां पर डीडीसी आए। अगर आप माननीय प्रधानमंत्री जी के इतिहास को देखें, वो एक गरीब परिवार से आए। विभोत जी आप बड़े सीनियर हैं जी, विभोत जी आप सीनियर हैं और आप जम्मू कश्मीर के नब्ज को बड़ी अच्छे से पहचानते हैं। आपको याद होगा कि 96 में जब मुश्किल से चुनाव हुए दोबारा, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के टेन्योर में ही पंचायत के पहले टर्न के चुनाव हुए, मिलिटेंसी और बड़ी रोकना पड़ा, फिर आगे जब सरकारें आई वो भी करती रहीं। लेकिन ये बात सही है कि इस टेन्योर में जो है वो 3 टायर सिस्टम हमारे सामने है। लेकिन आज यही 3 टायर सिस्टम जो है कभी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, कभी आप पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ भी नारे दे रहे हैं कि जनाब ये नहीं चाहते हैं जी हम एम्पावर हो और हमें जो रखा गया है हम तो सिर्फ एक शो पीस है, बाकी हमारे हाथ में है ही नहीं कुछ भी। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो लगातार कहा जा रहा है, क्या वाकई तौर पर ग्राउंड जीरो पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया है? गुवार साहब, 15 अगस्त के दिन की आप अपनी रिपोर्टिंग निकालें कि इस बार 15 अगस्त के प्रोग्राम्स के अंदर सल्यूट किसने ली? डीडीसी चेयरपर्सन ने ली, डिप्टी कमिश्नर उनके पीछे थे। ब्लॉकों के अंदर सल्यूट किन्होंने लिया? वहां बीडीसी के चेयरपर्सन ने लिया। इनको बजट एलोकेशन के लिए इनको एक लिमिट दी गई कि भाई इतनी बजट एलोकेशन जो है डीडीसी मेंबर करेंगे, इतनी बीडीसी चेयरपर्सन करेंगे। यही हो सकता है ना, इनको तनख्वाह भी लगी है। कुल मिलाकर आपने ये कहा कि ये सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं, वो उनका राइट है। अगर किसी चीज को लेकर बीडीसी डीडीसी मेंबर कोई नारा लगाते हैं तो वो डेमोक्रेसी के अंदर वो नारा लगा सकते हैं। लेकिन हमने दूसरी जो आपने बात बोली कि चुनाव पहले भी हुए थे, आपको ये भी ध्यान में होगा कि पंचायतों के चुनावों के बाद यहां पर बीडीसी चेयरपर्सन के लिए यहां पर नॉमिनेशन हो गई थी, या नॉमिनेशन की डेट निकल गई थी, फॉर्म भरे गए थे और उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया था। घबराहट हो गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि पावर डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, हमारे हाथ से निकल जाएगी। आज हर पंचायत लेवल पे हर सरपंच के अकाउंट में 25 लाख रुपया आया जी। आज आप ये देखेंगे बीडीसी को एक बजट के लिए एक फिक्स अमाउंट दिया गया। ठीक है, आज डीडीसी मेंबर को बजट के लिए फिक्स अमाउंट दिया गया। क्या आप ये नहीं मानते हैं कि ये डिसेंट्रलाइजेशन है पावर की? राइट सर। क्या इनमें से क्या आप भी ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, जब पॉलिटिकल वर्कर के, जब पॉलिटिकल स्टूडेंट के, ये जो शिकायतें हैं और जो पॉलिटिकल पार्टियां ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं, वेयर इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बार बार कहा जा रहा है। और जो आज वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं या बीजेपी के लोग कह रहे हैं या जो ग्राउंड जीरो पर आपको दिख रहा है, कितना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया है? क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा फोकस 3 दिन के दौरान था कि देखिए सबसे बड़ा काम जो हुआ 370-35 के हटने के बाद वो ये था कि हमने जी ग्राउंड जीरो पर एम्पावर किया लोगों को। देखिए गौर साहब, मैं जहां तक इन इश्यूज को लेकर आप बात करते हैं,
क्योंकि हमारी भी जो जमीनी सतह पे सरपंच हजरात हैं या डीडीसी मेंबर्स हैं या तमाम लोगों से बात चलती है, मैं कहीं ना कहीं जो है ब्यूरोक्रेसी हावी है उनके ऊपर, और ब्यूरोक्रेसी जो है उन लोगों के वो इंस्टीट्यूशंस को पनपने नहीं दे रही है पूरे प्रॉपर तरीके से। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये आपस में लॉगर हेड्स पे हैं, ये दोनों आपस में झगड़ाने जो है एक किस्म का झगड़ा है इनके बीच में। जब तक ये क्लैरिटीज नहीं होंगी तब तक मैं नहीं समझता कि पूरी तरह से एम्पावरमेंट जो है वो लोगों तक पहुंच पाई है। आज भी सरपंचेस पंचेस या हमारे डीडीसी मेंबरान जो है वो ये महसूस करते हैं कि हमें बनाने के बाद या डीडीसी मेंबर बनने के बाद हमें वो इख्तियारात नहीं दिए गए हैं, चाहे हमारे डीडीसी चेयरमैन हों या बाकी लोग हों। ये वो जिन्हें ठीक कहा कि वो उन्होंने झंडा चढ़ाने तक तो वो ठीक है कि उन्होंने फ्लैग होस्ट किया, लेकिन उसके अलावा अगर आप मेकिंग है या बाकी जो इश्यूज हैं उसके ऊपर आज भी डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो हावी हैं, वो उन लोगों को चलने ही नहीं दे रहे हैं जो लोग जमीनी सतह से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को देखना चाहिए और सही मायनों में पावर जो है वो जो उनको एक सही मायनों में पावर जो है उन लोगों को देनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी ताजिम डार साहब और विभोद गुप्ता जी मेरे साथ इस पर बात करने के लिए, क्योंकि बात पहाड़ीज की हो रही थी, रिजर्वेशन की हो रही थी, उस पर दोनों लोग जो डेलीगेशन का हिस्सा थे किस तरीके से इन्होंने कुछ सवालों का जवाब भी दिया। लेकिन आम जनता क्या सोच रही है और जम्मू की जनता की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की अनिल ने, जरा देखते हैं कि जम्मू के जनता क्या कुछ वजीर दाखिला के दौरे के हवाले से कह रही है। केंद्रीय गृह मंत्री का कल दौरा हुआ, जम्मू में संबोधन किया और कई बड़ी घोषणाएं की हैं जम्मू को लेकर, खासकर क्या कुछ देखते हैं और क्या कुछ आपकी राय है? देखिए, हम तो अगर उन्होंने जो घोषणाएं की हैं अगर वो फुलफिल करते हैं तो वो मुबारक के पात्र हैं। अगर खाली वर्बली है तो हम नहीं कह सकते। अगर उन्होंने ये भी बोला कि जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होगा, बड़ी अच्छी बात है। अगर एयरपोर्ट का ही ले लो कि श्रीनगर कितने हजार करोड़ और जम्मू में कितना, अगर इस किस्म का होता है तो ये अच्छी बात नहीं है। हम तो कहते हैं उन्होंने बीडीएस मेंबर, सरपंच, पंच हर ब्लॉक में उन्होंने हेलीपैड दिया, मेट्रो की बात करी है। अगर वो ये फुलफिल होती हैं बातें तो हम उनका धन्यवाद करेंगे। अगर ये खाली बुक्स तक रह जाएंगी, जैसे स्मार्ट सिटी आज तक बुक्स तक ही है, ये आगे डेवलप नहीं हुआ। जो हुआ है वो आपके सामने है, जहां पैसा खर्चा हो रहा है कुछ नहीं। अगर उन्होंने ये घोषणाएं की हैं, अगर वो दिल से इसको अगर फुलफिल करेंगे तो हम जम्मू वाले उनका धन्यवाद करेंगे। अदरवाइज जम्मू की डेवलपमेंट के ऊपर किसी का फोकस नहीं है। अमित जी के आने से अगर ये होता है तो बड़ी अच्छी बात है। अमित शाह ने बहुत अच्छा दौरा किया है, बड़ी अच्छी घोषणा की है जम्मू के लिए, खासकर जम्मू के लिए उन्होंने काफ़ी तोहफे दिए हैं, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी जैसे नौकरियाँ देंगे। और काफ़ी प्रोजेक्ट हमारे जम्मू के लिए लाया है, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए लाया है। और आज से पहले इतने प्रोजेक्ट कभी 70 साल में कभी आए नहीं है, और ये पहली बार है जब गृह मंत्री ने हमें इतना तोहफा जम्मू के लिए दिया है। मंत्री जी आए हैं अगर हमारे पास 3 दिन के दौरे के लिए तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी वो आए हैं तो और उन्होंने बहुत सारी JNK के लिए फैसिलिटीज दी है और उन फैसिलिटीज को वो पूरा भी करेंगे। और आगे देखिए, वक्त के मुताबिक मैक्सिमम से मैक्सिमम वो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे और करते रहेंगे। बाकी रही बात मोदी जी की और इनकी, सबकी ये बीजेपी जो गवर्नमेंट है सब मिलजुल कर काम कर रही है। काम में इनका कोई, मेरा ख्याल है पब्लिक को कोई शिकायत नहीं है। बाकी रही बात, दुनिया में बहुत सी हमारे पीछे जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी या कुछ थी, उन्होंने JNK के लिए कुछ भी नहीं सोचा और कुछ भी नहीं किया। मेरी बात समझें, उसके हिसाब से अगर देखें तो आज मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया है। देखिए, वो कह रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री कल कह रहे थे कि जो हक नहीं मिलते थे लोगों को, वो हक मिलना शुरू हो चुके हैं और अब जम्मू को डरने की जरूरत नहीं है, भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, बाकी रही बात, ये इसको टाइम लगेगा जो कर रहे हैं ना, फिर भी इसके बावजूद भी वो भेदभाव के बारे में जो कह रहे हैं, ये फौरन एक्शन नहीं हो सकता। स्ट्रिक्ट डिक्टेटरशिप तो है नहीं है। देखिए, बाकी ये हमारा प्रजातंत्र है, उसके हिसाब से आप खुद समझदार हैं कि जो ये गवर्नमेंट कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। बाकी जो कहते हैं आप भेदभाव के बारे में, अब देखिए गवर्नमेंट ने मेडिकल फैसिलिटी सब जगह दी है, हॉस्पिटल खोले हैं हर जगह, मतलब कि वो हर चीज़ की वो फैसिलिटी दे रहे हैं और मिल भी रही है। लोगों को पैसा भी पहुंच रहा है, हर चीज़ का बेनिफिट भी दे रहे हैं।
और सबसे बंदा जो भी है पब्लिक में जो हम लोग हैं, हमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। जो कल के अपने मंच के ऊपर उन्होंने बोला कि वो नौकरियां मिलेंगी और दी भी हैं उन्होंने अलग अलग फील्ड्स में। और उन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने ये बोला कि जो हमारी मेट्रो है 2022 तक यहाँ पे पहुंचेगी, और उन्होंने बोला है तो वो करते हैं। उनका ये नहीं है कि जो वो बोलते हैं वो करते नहीं है, बाकी लीडरों की तरह नहीं है कि जो बोलते हैं नहीं करते हैं। अब हमारे जम्मू में बहुत चीजें ऐसी हमें भी देखने को पहली बार मिल रही हैं कि पहले जो हमारे जहाँ पे जो परिवारवादी पार्टियां थी, उन्होंने काफी हमारे पे जम्मू के लिए उन्होंने कुछ ना सोचा, इतना पैसा हर बार आता रहा और वो सारा पैसा श्रीनगर में जाके लगता रहा। और अब हमें ये थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि नहीं, अब जम्मू के लिए बहुत ही बढ़िया सिस्टम बनने वाला है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले देवेंद्र रैना जी भी इधर हमारे उसमें आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के बीच में आए, और हमें बहुत उसकी चीज की खुशी है कि वो उन्होंने भी एक अच्छा जम्मू वालों के लिए कुछ सोचा। पहले क्या होता था, 2000 करोड़ रुपया आता जरूर था जम्मू कश्मीर में, केंद्र सरकार देती थी, मगर 1090 करोड़ रुपया वहां पे चला जाता था, यहाँ पे 10 करोड़ रुपया लगता था। वो भी कुछ जो वो एग्जीक्यूटिव वो थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में पीपल थे, वो खा जाते थे। लगता है यहाँ पे कुछ नहीं था। अब हमें ये लग रहा है कि अमित शाह जी के आने की वजह से, और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं डे बाय डे, जैसे ये पहले हमारे नवरात्रों में मीट्स की शॉप खुली रहती थी, अब वो भी बंद कर दी गई। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब जम्मू की कि वजीर दाखिला साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। जम्मू की आवाम क्या कुछ सोच रही है, लेकिन जम्मू का ही हिस्सा पीर पंचाल भी है, और पीर पंचाल के अंदर यानी चिराम वादी और पीर पंचाल के अंदर आवाम क्या कुछ सोच रही है, जरा सा जल्दी से इसको भी जरा सुन लीजिएगा ताकि आपको अंदाजा लग सके कि जम्मू सूबे की सियासत किस डगर चल रही है। जो 370 के बाद पहली दफा जो है जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, तो किस तरह से इस दौरे को देख रहे हैं आप? देखिए, बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले तो हम उनको खुशामदीद करते हैं अपने स्टेट में, जो स्टेट थी अभी बदकिस्मती से यूटी बनी है। और उसके बाद मैं तो ये चाहता कि हमारे चिनाब वैली में आते, क्योंकि चिनाब वैली के बहुत सारे मसाइल हैं। हम इस वक्त ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि यहाँ के गृह मंत्री साहब आए हैं कि चिनाब वैली के अंदर जो अभी इस वक्त जो आपने देखा होगा कि हमारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो रेशो एक्सीडेंट्स का है वो चिनाब वैली में सबसे ज्यादा है। तो हमारी उनसे मांग रहेगी कि इस चिनाब वैली के लिए एक खुसूसी पैकेज दिया जाए, खास करके जो हमारा हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑन द पैटर्न ऑफ लद्दाख, जिस तरह लद्दाख और लेह को दिया है, ये हमारी मांग रहेगी उनसे कि यहाँ भी ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल दी जाए चिनाब वैली को, जिससे चिनाब वैली के लोगों को, हर तिब्के के लोगों को, हर जमात के लोगों को जो है उससे बेनिफिट मिलेगा। कोई 370 के वो बदलाव आपने देखा? देखें, जब ये वादे किए थे, बहुत बड़े बड़े वादे हुए थे, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, और हम भी इस उम्मीद से उस एक आश से आए थे कि यार अब यहाँ बदलाव आएगा और यहाँ पे तो रोजगार आएगा, तरक्की आएगी। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक वो देखने को नहीं मिला। ग्राउंड पे वो चीज नजर नहीं आ रही। अगर आप बात करें पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की, तो कहीं ग्राउंड पे नजर नहीं आता है पंचायत राज, इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं है। बनाए तो गए हैं, खोखे तो हैं। ये मेरे साथ खड़े हैं डीडीसी साहब, ये इस तरफ बीडीसी चेयरमैन साहब, सरपंच साहब, लेकिन जो बनाए गए हैं उनको पावर्स नहीं दी गई, उनको इम्प्लीमेंटेशन यहाँ ग्राउंड पे नहीं होती है। अब क्या उम्मीद रखी है आपने? गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, क्या उम्मीद है अब आपसे? जब से मैं इस सियासत में आया हूँ तब से उम्मीद ही है, आज भी ये उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि चिनाब वैली को हिल डेवलपमेंट काउंसिल दी जाए, और अगर ये दी जाएगी तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मुश्ताक अहमद भट्ट। थोड़ा सा बताएं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आज दौरा हो रहा है, गृह मंत्री खुद दौरा कर रहे हैं, किस तरह से इस दौरे को देख रहे हैं? जनाब शुक्रिया, आपके माध्यम से हम लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि हम वेलकम करते थे कि हमारे गृह मंत्री जी यहाँ आए जम्मू कश्मीर में। हमें उम्मीद थी कि 370 के बाद जब 370 टूटा तब हमारे गृह मंत्री जी ने बड़ा कुछ कहा था कि जम्मू कश्मीर का बदलाव होगा, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, यहाँ जो नौजवान साथी है उनको रोजगार मिलेगा, जम्मू कश्मीर में अब नई हुकूमतें आएंगी, नई सरकारें आएंगी, तो इधर बहुत कुछ होगा। मगर आप लोगों ने देखा कि अगर आज की डेट में हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चे जो हैं, साथी जो हैं, वो आज बैकफुट पे जा चुके हैं। क्योंकि आज देखो जितने भी पढ़े लिखे हमारे नौजवान साथी है, कोई लेह में काम कर रहा, कोई करगिल में, कोई हिमाचल में, कोई कुछ, हमारा जम्मू कश्मीर इतना बैकफुट पे जा चुका है कि हालत खराब है। अब हमें उम्मीद थी कि हमारे गृह मंत्री जी आए हैं, ये कुछ न कुछ मसला हल करके जाएंगे। हमें एक उम्मीद थी कि हमारी स्टेटहुड वापस आ जाएगी, उसके बाद कुछ हमारे यहाँ इलेक्शन होंगे, तो गवर्नर साहब इतनी मांग नहीं कर सकता सेंटर के पास कि जितना चीफ मिनिस्टर कर सकता है कि हमें ये कमजोरी है, हमें यहाँ पैसा लगता है, यहाँ पैसा लगता है। गवर्नर तो एक गवर्नमेंट का चुना हुआ आदमी होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो पब्लिक का चुना हुआ होता है। हमें पूरी उम्मीद थी कि गृह मंत्री जी आए हैं
हमारी स्टेटहुड हमें मिल जाएगी और यहाँ जल्दी इलेक्शन होंगे और यहाँ के जो नौजवान साथी है इनकी जो ये बेरोजगारी है ये दूर हो जाएगी। क्या लगता है आपको कि चुनाव रैली के लिए कोई स्पेशली कोई पैकेज दिया जाएगा? हमें तो उम्मीद थी कि गृह मंत्री जी आएंगे, अगर वो जम्मू में जाएंगे, श्रीनगर में जाएंगे, चुनाव रैली में भी वो आके कोई स्पेशल पैकेज देंगे। चुनाव रैली के लिए आपको पता है कि इसमें सबसे ज्यादा ये हिल एरिया है चुनाव रैली में, और यहाँ के सबसे गरीब लोग, अगर आप इलाकों में जाओगे ना आप देखोगे कि कितनी गरीबी अभी चुनाव रैली में है। मगर अब ये है कि मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं इस वक्त, उनने तो बड़े सिर्फ हॉस्टल गिने, मगर वो भी आजाद साहब के दिए हुए गिने, उनने अपना कोई नया नहीं दिया। चलिए जी, चुनाव वादी के लोगों की अपनी शिकायत है कि वजीर दाखिला साहब तो आए, कश्मीर में गए, जम्मू में गए, लेकिन जम्मू के इस हिस्से को जो पहाड़ी इलाका है और सबसे दूरदराज इलाका है यहाँ की ओर नहीं आए और यहाँ की कोई बात भी नहीं हुई है।